हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है कार्बन और उसके यौगिक जो क्लास 10th का चैप्टर था उसका वन शूट वीडियो के तहत सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। तो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो में जितने भी पॉइंट छूट गए थे उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से एथेनॉल जो है और उसके बाद फिर एसिटिक अम्ल, उसके बाद साबुन, अपमार्जक, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो छूटे थे पहले वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन होता है, तो इतना काम कर दीजिए। और इस वीडियो को हम लोग जो है शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग एथेनॉल की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल की अभिक्रिया, अब एथेनॉल क्या होगा? अब एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा? C2H5OH। नहीं देखे पहला वीडियो देख लीजिए तो पता चल जाएगा। दो कार्बन है तो एक और OH है तो ऑल, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? सोडियम से करवाया जाता है। तो सोडियम लेते हैं Na, तो अभिक्रिया कराने पर सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए H2 और सोडियम एथॉक्साइड C2H5OH, C2H5ONA, C2H5ONA। ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, दो हाइड्रोजन है। अब इसको बैलेंस करना रहेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो कर देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ पर दो करने पर कार्बन 4 हो गया, तो यहाँ पर दो कर देंगे, 2 यहाँ पर कर देंगे तो 2 C2H5 ये हो गया, वो भी 2 है, और Na यहाँ पर 2Na कर देंगे। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। हमें ऊपर वाला समझना है। देखिए, हर एक पॉइंट समझना रहता है। एथेनॉल क्या होता है, सोडियम क्या है, अभिक्रिया करने के बाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसके बाद बैलेंस कर लेना है। अब रटना नहीं है इसको। तो पहला अभिक्रिया ये हो गया। देखो, बोर्ड पेपर में कभी कभी क्या करता है, यहाँ से इसको देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, बीच में पूछ लेगा, या फिर यहाँ पर इसको देगा, यहाँ पर इसको देगा, कभी ये पूछ लेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फिर है दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। ये क्वेश्चन भी एक बार बोर्ड में पूछा गया था। 373 केल्विन ताप पर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथेनॉल प्राप्त होता है। एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर के जो है, एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर के एथीन प्राप्त होता है। जैसे अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। अब इसमें हमें एथेनॉल लेना है, तो C2H5OH। एथेनॉल को 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उपस्थिति होनी चाहिए सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की। तो क्या होगा? तो यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होता है। दो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा C2H5। यहाँ पर दो कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है? दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो एक H2 ये 6 हो जाएगा और वो यहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से ये निर्जलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। निर्जलीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है? इसका नाम क्या होगा? एथीन होगा, मेथ एथ। तो एथ प्लस ईन, एथीन प्राप्त होगा। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर ये दिया गया है, ये दिया गया है, और इसके बारे में पूछा है यहाँ पर क्या बनेगा। तो इस तरीके से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग अभिक्रिया को देख लेते हैं। जैसे अल्कोहल में लेंगे CH3OH, इसकी अभिक्रिया कैसे करवाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ से CH3 है, CH4 बन जाएगा। तो उसके बाद फिर I2 बनता है, और उसके बाद I2 बनता है और जल बनता है H2O। अब इसको बैलेंस करना होगा, यहाँ पर 2 कर देंगे, I2 बैलेंस हो गया, CH4 बैलेंस है ही,
CH4 CH4, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4 4 2 6, यहाँ पर कितना है 3 1 4 4 2 6, ये I कितना 2 है 2 है, और उसके बाद O कितना है 1 है, कार्बन 1 है। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा जो है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अधिक ताप, ये 423 केल्विन ताप पर अगर एल्कोहल है, ये मेथिल एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जाता है तो मीथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये भी समझ गए, इसमें ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिडीकरण अभिक्रिया। एल्कोहल की अभिक्रिया जब एल्कोहल की अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ होती है तो जो है इसमें उपस्थिति सांद्र H2SO4 की होनी चाहिए। तो क्या बनता है, तो एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टीकरण भी कहते हैं। कभी कभी एस्टीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो लिखेंगे एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जो है एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को एस्टीकरण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा C2H5OH प्लस CH3COOH, यहाँ से देखो OH और यहाँ से H निकल जाता है, H2O और क्या बनता है C2H5 और यहाँ से इसको जोड़ते हुए चले जाते हैं OOC2CH3। तो ये एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होनी चाहिए, साथ में निर्जलीकारक भी होना चाहिए, निर्जलीकारक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है एसिडीकरण अभिक्रिया को लिख सकते हैं। साथ में ये सारे रिएक्शन पेपर में पूछे जाते हैं, इस पर क्या बनेगा ये भी ध्यान रखना है हमें। तो ये एथेनॉल से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, रिएक्शन भी पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अम्ल के बारे में, तो उससे संबंधित अभिक्रियाओं को देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। इसमें पहला आ जाता है एसिडीकरण। जैसे एसिडीकरण अभिक्रिया अगर एथेनॉल रहेगा तब भी ठीक रहता है, चाहे एथेनोइक अम्ल हो तब भी ठीक है, दोनों स्थितियों में समीकरण वही रहता है। तो इसको याद कर लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। तो यदि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एसिडीकरण बोला जाता है। अगर वही जो है पहले अम्ल बोल देंगे, पहले अगर एथेनॉल बोल देंगे और बाद में एथेनोइक अम्ल बोलेंगे तो वो एथेनॉल की अभिक्रिया हो जाएगी, बात वही रहती है। तो इसमें जो है एथेनोइक अम्ल लेते हैं, तो एथेनोइक अम्ल क्या होगा CH3COOH, ये होगा एथेनोइक अम्ल। मेथ एक, दो कार्बन और वो एक जुड़ता है, एथेनोइक अम्ल हो गया। इसके बाद एथेनॉल C2H5OH, इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है एस्टर प्राप्त होता है। यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है, H2O क्या बनेगा C2H5O, यहाँ से C2H5 ये यहाँ से रहेगा और ये यहाँ से जुड़ता हुआ जाएगा OOCCH3, इस तरीके से OOC फिर CH3, यहाँ से ये जुड़ता हुआ चला जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं एस्टर। और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा एसिडीकरण अभिक्रिया। तो इसका पहला गुण लिखने के लिए आएगा तो हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। कौन सा लवण होगा, यहां से OH और H निकल जाएगा तो CH3COONa ये बनाता है और उसके बाद फिर H2O निकल जाता है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कई बार पूछा गया है पेपर में। तो बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, एथेनोइक अम्ल के सोडियम लवण को, एथेनोइक अम्ल के सोडियम लवण को, कहने का मतलब CH3
COO ये एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण हुआ। तो सोडा लाइम का 3 भाग मतलब NaOH का 3 भाग होना चाहिए और 1 भाग CaO होना चाहिए। CaO के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है CH4 और क्या बनेगा? Na2CO3 Na2CO3। तो यहां से CH4 हो जाएगा Na2CO3। तो ये मीथेन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को बोला जाता है बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। इसमें 2 कार्बन है। हाइड्रोजन इसमें कितना है? 3 1 4, तो 4 हाइड्रोजन है। इसके बाद फिर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 और 3, तो 3 ऑक्सीजन है। इसके बाद फिर सोडियम कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो इस तरीके से बैलेंस है। इस अभिक्रिया को बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। तो जितने भी हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ और जो है अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 423 केल्विन ताप पर अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड HI हो गया, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 423 केल्विन ताप पर गर्म अपचयन करने पर इसमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन। इसका नाम क्या है? एथेन। एथेन प्राप्त होता है या फिर एल्केन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया भी जो है कभी कभी पूछी जाती है। तो यहाँ पर ये रहेगा लाल फास्फोरस या फिर कुछ जो है यहाँ पर दे दिया जाएगा, कुछ निकालना रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल, जैसा कि हम अम्ल में पढ़े थे अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में, कि अम्ल जो है जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो CO2 गैस निकालता है और H2 बनता है। तो ठीक वैसे इसमें रहेगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा CH3COOH प्लस कार्बोनेट Na2CO3। क्या बनेगा? यहां से CO2 बाहर निकाल दें, H2 बाहर निकाल दें, CH3COONA बन जाएगा। इसी तरीके से CH3COOH जब बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2 गैस बनता है। अब इसमें से तो ये वाला बैलेंस है, इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, तो 2Na हो गया, तो यहाँ पर करना पड़ेगा और इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्लों की और उसके बाद फिर जो है एल्कोहल के गुणों के बारे में पढ़ा, मतलब इनकी अभिक्रियाओं को देखा। यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल बनता है। इसके बाद हम लोग जो है साबुन देख लेते हैं, अपमार्जक देख लेते हैं, मिसेल क्या होता है, ये 2-3 कॉन्सेप्ट बचा है, इसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं साबुनीकरण क्या होता है। तो साबुनीकरण क्या होता है? जब किसी तेल या वसा, जिसको ग्लिसराइड कहा जाता है, जब किसी तेल या वसा जिसको ग्लिसराइड बोला जाता है, को सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? ग्लिसराइड है, ग्लिसराइड। जब किसी तेल या वसा ग्लिसराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं, कि विलयन के साथ क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तो तेल या वसा का संगत जो है अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। जो तेल या वसा रहता है उसके संगत अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो है C17H35COONA का सोडियम लवण प्राप्त होता है और इसी को क्या बोला जाता है? साबुन कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? साबुन। और क्या बनता है? और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस पूरे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? पूरे अभिक्रिया को बोला जाता है साबुनीकरण। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। CH2O CO C17H35, फिर CHO CO C17H35, CH2O CO C17H35, NaOH के साथ ये ग्लिसराइड हो गया, NaOH के साथ गर्म करते हैं तो जो है तेल या वसा का सोडियम लवण प्राप्त होता है और ग्लिसरॉल बनता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिसेल क्या होता है। तो साबुन के जो है अणु के 2 सिरे होते हैं, एक जलरागी, एक जलविरागी। तो जल में मिले सिरे को बोलते हैं
जो है जलरागी सिरा, जो जल में विलय हो जाता है, और जो सिरा जो है जल में विलय नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन में विलय होता है, उस दूसरे सिरे को बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को बोलते हैं जल विरागी सिरा बोला जाता है, जल विरागी सिरा कहते हैं। तो जो सिरा जल में घुल जाता है साबुन का, उसको जलरागी, जो सिरा नहीं घुल पाता है, हाइड्रोकार्बन में घुलता है, उसको जल विरागी बोलते हैं। जब साबुन जल की सतह पर आता है तो उसके अणु जो होते हैं, जो साबुन के अणु होते हैं, वो अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इनका आयनिक सिरा जो होता है वो जल के अंदर होता है, जो आयनिक सिरा होता है वो जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला दूसरा सिरा जल के बाहर बना होता है। इस गुच्छेदार संरचना को ही क्या बोलते हैं, मिसेल कहा जाता है। ये जो सतह पर है, जिसको बोला जाता है, ये सतह पर जो है आयनिक भाग, ये क्या है, ये आयनिक भाग है, ये जल में विलय है। जो इसका पूंछ वाला भाग है इसको जल विरागी कहते हैं, ये जल में विलय नहीं होता। यहाँ पर तेल की अशुद्धि है, तो ये तो जो जिनमें अशुद्धि नहीं रहती है, कहने का मतलब जो जल में विलय रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और अशुद्धि पर जाकर के जो है जल विरागी सिरा जाता है और यहाँ से मैल को जो है निकाल देता है। तो यही होता है मिसेल। इसके बाद फिर साबुन और अपमार्जक में अंतर है, तो इसको आप लोग जो है बुक से देख लीजिएगा। इतने टॉपिक हमें जो है पढ़ने रहेंगे इस चैप्टर से। तो मेरा पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा यूपी बोर्ड की परीक्षा में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।